हेलो एवरीवन, हम लोग बायो का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 से शुरू करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। यह है चैप्टर नंबर 9, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड हम लोग को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हम लोग के ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वाटर जो है ये हम लोग मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग को वाटर जो है प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। ठीक है। डाइजेशन डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, वो डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड के थ्रू कौन सा होता है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ग्लैंड के थ्रू होता है और ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, ग्लैंड के थ्रू होता है। ग्लैंड, अब ग्लैंड क्या होता है? सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सेक्रेट एनी केमिकल सब्सटेंसेस, उसको ग्लैंड बोलते हैं। जो ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो सेक्रेट क्या करता है? केमिकल सब्सटेंसेस, उसी को हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड दो तरीका का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है दे हैव डक्ट, जिसके पास डक्ट होता है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और इंडोक्राइन जिसके पास डक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ पे डक्ट आप देख सकते हैं, इसमें डक्ट है, इसमें डक्ट नहीं। तो एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? दे हैव डक्ट। और इंडोक्राइन दे आर डक्टलेस। एक्सोक्राइन होता है दे प्रोड्यूस एंजाइम, फ्लूइड्स एंड सलाइवा। तो एक्सोक्राइन क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सोक्राइन प्रोड्यूस करता है एंजाइम, स्वेट करता है पसीना, और क्या करता है? सलाइवा। तो ये प्रोड्यूस करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, ये सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? दे प्रोड्यूस हार्मोन, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये डक्टलेस है, इसमें ये जो डक्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है? डक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल में क्या है? ब्लड, ब्लड का कोई डक्ट नहीं, कहीं पे भी काटिए ब्लड निकलेगा, इसमें कोई डक्ट नहीं। अब ग्लैंड, सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सा है? लीवर और पेनक्रियाज। और इंडोक्राइन में सबसे ज्यादा कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियाज ग्लैंड इंडोक्राइन में सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद स्मॉलेस्ट ग्लैंड में गॉबलेट सेल जो है एक्सोक्राइन, सबसे छोटा एक्सोक्राइन में स्मॉलेस्ट में कौन सा है? गॉबलेट सेल। और इंडोक्राइन में जिसमें डक्ट नहीं होता उसमें सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड। उसका एंजाइम देख लेते हैं, एंजाइम भी आ गया। तो मेजोरिटी ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन से होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स व्हिच आर नॉट प्रोटीन आर राइबोजाइम्स। तो जो प्रोटीन नहीं है वो क्या है? जो प्रोटीन नहीं है वो क्या है? वो राइबोजाइम है। जो एंजाइम प्रोटीन नहीं है वो क्या है? राइबोजाइम है। ठीक है। एंजाइम जो है सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम क्या प्रोटीन से बना होता है? एक्ट ऑन साइट वेयर दे आर रिलीज। जहाँ पे रिलीज होता है वहीं पे एक्ट करता है एंजाइम। जहाँ पे रिलीज होता है ग्लू के जैसा, जहाँ निकलेगा वहीं चिपकेगा। तो एक्सोक्राइन भी जो होता है ग्लू के जैसा होता है। जो एंजाइम जो होता है वो जहाँ पे रिलीज होता है वहीं पे एक्ट करता है। और हार्मोन जो होता है सेक्रेटेड बाय, हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन क्या पढ़े थे हम लोग? इंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होता। तो ये क्या है? सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोटीन, लिपिड। एक्ट ऑन साइट फार अवे,
जरूरी नहीं कि जहाँ पे सीक्रेट हुआ वहां पे ही एक्ट करेगा, ये दूर में भी एक्ट कर सकता है। इसके बाद ये सारा ग्लैंड के बारे में दिया है, पैराटाइड ग्लैंड है, यहाँ बॉडी का फेरेंक्स है, यहाँ एसोफेगस है, ये स्टोमक है आपका, ये पेनक्रियाज है, ये वाला पेनक्रियाज है, ये जोजुनम है, ये डिसेंडिंग कलर है, यहाँ रेक्टम है, एनस है, ये अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यहाँ कोलेम है, ये इलियम है, ये कॉलोन है, ये असेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डोडेनम है, जो यहाँ से टर्निंग पॉइंट है डोडेनम है, ये यहाँ लीवर के पास में गाल ब्लेडर है, ये हम लोग का लीवर है, ये सब मैक्सिमलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड है यहाँ पे, ये माउथ है अपना यहाँ पे, ये ओरल कैविटी। ये सारा रोकेट कर दिया, बेके करके इसके बारे में जाने। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटीरियर मतलब आगे, और ओपनिंग माउथ यहाँ से लेके पोस्टीरियर और ओपनिंग एनस तक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? पहले माउथ और बकल कैविटी, दूसरा नंबर में फेरेंक्स आता है, तीसरा नंबर में ओसोफेगस और ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, चौथा नंबर में स्टोमक, पांचवा नंबर में स्मॉल इंटेस्टाइन, छठवां नंबर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। यहाँ दिया हुआ है ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स में जाता है, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस में जाता है हम लोग को। अब ओरल कैविटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरल कैविटी सबसे पहले है टीथ। स्टडी ऑफ टीथ क्या है? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ क्या है? ओडोंटोलॉजी। उसके बाद अपर जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिला। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो हम लोग का जॉ है, जो नीचे वाला जॉ लाइन, उसको हम बोलते हैं क्या? मैंडुला। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल बोलते हैं। नीचे वाला जॉ लाइन का मैंडिबल बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो रहता है जिससे हम लोग का टीथ ऐसे से जॉइंट रहता है, ये वाला जहाँ पे मुस्टैच रहता है, इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मैक्सिला। तो ये है मैंडिबल मैक्सिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग का टीथ के बारे में क्या? सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मोलर, प्रीमोलर, ये हम लोग का टीथ है सारा। ये पैलेट है, तालू, ये टंग है, ये अपर टीथ होता है, लोअर टीथ होता है। ये जो हम लोग का दांत जो होता है, हम लोग का जो टीथ होता है, उसका सबसे ऊपर पार्ट को क्या बोलते हैं? एनिमल। एनिमल जो है, इनेमल जो है सबसे हार्ड होता है। फिर क्या आता है? डेंटिन। डेंटिन के बाद डेंटल पर और नर्व जिसको बोलते हैं, जहाँ पे तेज झंझनाहट होता है, इसी में टच होने से होता है, डेंटल पल्प में और नर्व। एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, अपर परमानेंट टीथ होता है, प्राइमरी टीथ होता है। परमानेंट टीथ का अपर का इंसीजर जो होता है अपर में, और एक लोअर में जो होता है, ठीक है। कनायन ऊपर में एक होता है, नीचे एक होता है, जो नुकीला दांत होता है वो कनायन। और प्रीमोलर दो होता है ऊपर में, दो नीचे में होता है। मोलर तीन ऊपर में होता है, तीन नीचे में होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा परमानेंट टीथ का, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद टिकोडोंट। टिकोडोंट क्या है? इस टीथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इसको टिकोडोंट बोलते हैं। टिकोडोंट किसको बोलते हैं? जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन है, उसमें जो टीथ हम लोग का जॉ में जो टीथ अटैच रहता है, एम्बेडेड रहता है, उसको टिकोडोंट बोलते हैं। हिट्रोडोंट क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जो अलग अलग टीथ है, कोई बड़ा है, कोई नुकीला है, तो वो सबको मिला के हेट्रोडोंट बोलते हैं। डाइफोडोंट किसको बोलते हैं? डिशियोडोंट। टू सेट ऑफ टीथ, प्राइमरली मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, उसको क्या बोलते हैं? डाफियोडोंट। टू सेट ऑफ टीथ, दो सेट ऑफ टीथ है, इसमें प्राइमरी हो या तो मिल्क, दोनों चलेगा, या परमानेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं?
टाइप यू डोंट। नंबर ऑफ इंसीजर कितना हम लोग का 8। नंबर ऑफ इंसीजर कितना है 8 है। जो 8 कैसे है, जैसे ये वो अपर है, अपर का दो इधर है, दो इधर, तो ऊपर ऊपर में 4 हो गया, नीचे में 4 हो गया, ऐसे करके ये होता है 8 हो जाता है। इंसीजर 4 है, प्री मोलर 8 है, मोलर 12 है। थर्ड मोलर आर कॉल्ड द विजडम टीथ। जो तीसरा मोलर होता है उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। थर्ड मोलर को क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। प्री मोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट इन टेम्पोररी टीथ सेट। जो टेम्पोररी सीट रहता है, टीथ रहता है सेट में, उसमें प्री मोलर और थर्ड मोलर गैप होता है। नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितना होता है 32। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत कितना होता है 20। दूध के दांत को दूध के दांत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल्क का और उस टाइम पे टीथ का दोनों इक्वल होता है, इसीलिए दूध के दांत को दूध का दांत बोला जाता है। परमानेंट टीथ नंबर कितना होता है 32 और मिल्क टीथ 20 होता है। टीथ जो कंसिस्ट होता है 3 लेयर का, एनिमल, डेंटिन और पल्प। एनिमल इनेमल, डेंटिन और पल्प। जो इनेमल होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। अगर आपको बोला जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंसेस क्या बॉडी में, तो इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। बोन जो है हार्डेस्ट टिश्यू है। बोन क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू है। बोन हम लोग का एक हार्डेस्ट टिश्यू है। कैल्शियम और फास्फोरस आर द इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर बोन एंड टीथ। तो दांत को मजबूत करने के लिए क्या लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, फास्फोरस लेना चाहिए। कैल्शियम लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, फास्फोरस लेना चाहिए दांत को मजबूत करने के लिए। फिर एक होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड आर इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डेंटल कैरी। जो दांत को सड़ता है उससे बताता है फ्लोराइड। फ्लोराइड इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डेंटल कैरी। लेकिन फ्लोराइड जब ज्यादा हो जाता है तो उससे भी नुकसान है। एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज फ्लूरोसिस। तो ज्यादा अगर पानी में, अगर आपके एरिया में अगर पानी में ज्यादा फ्लोराइड है तो आपको फ्लूरोसिस हो सकता है। कैसे पता चलेगा, जिस एरिया में फ्लोराइड होता है उसके दांत लाल लाल हो जाते हैं, लेयर जम जाता है दांत के ऊपर। मतलब समझ लीजिए उस एरिया में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। तो हम लोग टंग के बारे में देख लेते हैं। ये टंग का टेस्ट बर्ड कौन कौन सा है, बीटर, बीटर सबसे पीछे वाला। सावर, सावर में कौन सा है, ये इधर साइड और इधर साइड। सॉल्टी, सॉल्टी में कौन सा है, ये वाला नीचे, ये वाला, ये इधर सॉल्टी है। स्वीट क्या सबसे आगे, मीठा मीठा सबसे आगे में होता है। एक होता है उमामी। उमामी को फिफ्थ टेस्ट बोलते हैं। ये एडिक्टिव होता है। ये नॉनवेज और चिप्स, कुरकुरे, मैगी में मिलता है उमामी, उमामी फ्लेवर। उमामी एनिमल में ज्यादातर ऑब्टेन करता है। ये एडिक्शन टाइप्स होता है। एक बार आपने टेस्ट रख लिया आपको फिर खाने का मन ही होगा। फिर फेरेंक्स। फेरिंक्स जो यहाँ पे होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इट ओपन अप इन द इसोफेगस। इसोफेगस में ओपन होता है क्या, फेरिंक्स। नो डाइजेशन। जो है इसोफेगस और फेरिंक्स में डाइजेशन नहीं होता। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए डाइजेशन इनमें से किसमें होता है, किसमें नहीं होता, तो आपको फेरिंक्स में लगाना है। यहाँ से फूड सिर्फ पास होता है कि फूड पाइप में जाएगा या विंड पाइप में जाएगा। कॉमन पैसेज है, फूड पाइप में फूड जाएगा या विंड पाइप में जाएगा। मतलब कॉमन पैसेज फॉर ऑफ फूड एंड एयर। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, ये याद रखना। ये होता है फेरिंक्स के पास में एपिग्लोटिस, ग्लोटिस और विंड पाइप, फूड पाइप। प्रिवेंट इंटर द फूड इनटू द ग्लोटिस को। एपिग्लोटिस मदद करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। फिर होता है स्टोमक। स्टोमक देखो यहाँ इसोफेगस से फूड आया, ठीक है, यहाँ पे तो ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में है जे शेप स्ट्रक्चर होता है। जो अपर लेफ्ट पोर्शन होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी में क्या होता है, ये जे शेप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में है। पहला डुोडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद इसमें है सीकम, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो डुोडेनम, ये देखिए ये सारा पार्ट नहीं होगा। तो जो डुोडेनम, जेजुनम और इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर बोले तो लेंथ कितना, 7 मीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, 7 मीटर है। लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है, 1.5 मीटर। जो सीकम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन सीकम है, इट कंटेन नैरो फिंगर लाइक ऑर्गन कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है नैरो फिंगर लाइक ऑर्गन, वो किसमें है, सीकम में है। सीकम में। उसके बाद इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा, कोलोन, नहीं कोलोन नहीं। सीकम जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सीकम क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। सीकम एक वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद आता है कोलोन। कोलोन का पार्ट देखते हैं। कोलोन पहला असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा डिसेंडिंग कोलन, चौथा सिग्मोइड कोलन। पहला असेंडिंग कोलन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। रेक्टम जो होता है, इट हैज टू फीसेस। तो फीसेस जो है, मल जो है, वो कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। हम देख लेते हैं, ये देखिए ये असेंडिंग कॉलोन है, यहाँ पे ठीक है। ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये इधर वाला ट्रांसवर्स कॉलोन। फिर ये डिसेंडिंग कॉलोन है, कॉलोन यहाँ जो टर्निंग हो रहा है वो क्या है, सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन ये जो टर्निंग हो रहा है। लास्ट में रेक्टम। रेक्टम में क्या रहता है, सिकम्मल। रेक्टम में क्या रहता है, सिकम्मल। सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर ऑफ मेजर सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है। सिलेवरी ग्लैंड कितने पेयर होता है, 3 पेयर। एक, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड। ये देखिए यहाँ पे पैरोटिड जो बड़ा वाला है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। ये है आपका छोटा वाला सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 सिलेवरी ग्लैंड। यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा सा ये कौन सा है, सबसे बड़ा वाला पैरोटिड ग्लैंड। तो लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड। और सबलिंगुअल क्या है, स्मॉलेस्ट सिलेवरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सिलेवरी ग्लैंड कौन सा है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है स्मॉलेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। Fourth salivary gland was discovered in 2020. It was called the tubular salivary gland. ये चौथा जो है salivary gland 2020 में मिला। 2020 में चौथा salivary gland मिला, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेरियल salivary gland। ट्यूबेरियल salivary gland, ट्यूबेरियल salivary gland जो है TUBARIAL, ट्यूबेरियल salivary gland जो है कब मिला, 2020 में डिस्कवर हुआ ट्यूबेरियल salivary gland। उसका देख लेते हैं सलाइवा। सलाइवा का पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच जो होता है 6.2 से 6.8 के बीच में होता है। वॉल्यूम कितना होता है सलाइवा का 750 से लेके 1000 ml। 750 से लेके 1000 ml सलाइवा का मात्रा होता है। पीएच 6.2 से 6.8 होता है। कंपोजिशन क्या होता है, 99% वाटर, 1% Na+ और K+HCO3- और Cl- एंजाइम्स होता है इस सलाइवा में। इसके बाद एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन जिसको बोलते हैं।
लाइवली अमाइलेज और टाइलिन, और एक लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, लाइसिस सेल वॉल, लाइसिस सेल वॉल। स्टार्च जो होता है लाइवली अमाइलेज को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च जो है माल्टोज में बदलता है, स्टार्च जो माल्टोज में बदलता है लाइवली अमाइलेज के द्वारा। लाइवली अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लाइवली अमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ओनली 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन माउथ। तो 30% जो है स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है? 30% माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। 30% स्टार्च जो है माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। पहले जो हम लोग लेते हैं बोलस, जिसको ओरल कैविटी में मुंह गुहा में लेते हैं, उसके बाद उसको चबाते तो काइम बन जाता है। काइम जो है pH 1.8 हो जाता है, ये स्टोमक में चल जाता है। फिर चाइली बन जाता है, चाइली का pH 7.8 होता है, फिर इंटेस्टाइन में चलता है। द फूड पासेस डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्सिस। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे 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 करके यहाँ दबता है, तो फिर ये आगे यहाँ आ गया, फिर यहाँ दबेगा, फिर ये आगे यहाँ आ गया। ये जो है तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। जो फूड पासेस थ्रू द ओसोफेगस बाय मसल, ओसोफेगस में मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फिर स्टोमक, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, म्यूकस नेक सेल होता है, पेप्टिक चीफ सेल होता है, पेरेंटियल ऑक्सीनेटिक सेल होता है। पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। इट इट कनेक्टेड टू एक्टिव एक्टिव पेप्सिन बाय HCl। पेप्सिनोजेन क्या है? इज एन इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजेन है इनएक्टिव एंजाइम। इट इज कनेक्टेड टू एक्टिव पेप्सिन बाय HCl। पेप्सिनो जो है HCl का मदद से pH 1.8 होता है, ये पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजेन HCl का मदद से किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है, स्टोमक में। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, इट इज कनेक्टेड टू एक्टिव पेप्सिन बाय HCl। तो ये एक्टिव पेप्सिन में कब बनता है? HCl का मदद से बनता है स्टोमक में। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में पेप्सिन हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? पेप्सिन। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है म्यूकस नेक सेल में होता है, म्यूकस और लुब्रिकेशन। पेप्टिक चीफ सेल जो होता है पेप्सिनोजेन होता है। पेरेंटियल ऑक्सीटिक सेल जो होता है वो कौन सा होता है? HCl होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इसके कारण से पेरेंटियल। जो कैटल का इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में। रेनिन जो है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट। इन्फेंट में जो इन्फेंट बच्चा होता है उसमें उसमें रेनिन क्या हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इन्फेंट चाइल्ड में रेनिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ किसमें? मिल्क प्रोटीन में। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन्फेंट में हेल्प करता है रेनिन। ये पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास देखते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रेप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडाइज, अमाइलेज, लाइपेज न्यूक्लियस।
इसका याद करने का ट्रिक है पान आम लीची ट्राई करो ना। पान आम लीची ट्राई करो ना। पान मतलब पैंक्रियाटिक जूस, आम का मतलब अमाइलेज, लीची मतलब एल मतलब लाइपेज, ची मतलब काइमोट्राइप्सिन, ट्राई मतलब ट्राइप्सिन, करोना मतलब कर, बा मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइज, ना मतलब न्यूक्लियस। जो ट्राइप्सिन है वो इनएक्टिव एंजाइम है। ट्राइप्सिन क्या है? ट्राइप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव एंजाइम है। इट कन्वर्ट टू ट्राइप्सिन बाय इंट्रोकाइनेसिस। इंट्रोकाइनेसिस से जो है ट्रिप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव से कन्वर्ट होता है जो ट्रिप्सिनोजेन है ट्राइप्सिन में कन्वर्ट होता है इंट्रोकाइनेसिस की वजह से। तो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स है, हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। तो प्रोटीन डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। अमाइलेज क्या है? अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। लाइपेज किसमें हेल्प करता है? फैट डाइजेशन में। फैट डाइजेशन में लाइपेज हेल्प करता है। न्यूक्लियस हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। न्यूक्लियस हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स हियर। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ ऑकर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड ऑकर हेयर। तो फूड का डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड द शक्कर इंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं? सकस सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गिव अमाइनो एसिड। तो कंप्लीट डाइजेशन जब प्रोटीन का होता है तो वो अमाइनो एसिड देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव मोनोसेकेराइड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? मोनोसेकेराइड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट गिव फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट क्या देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देता है। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग और विली। देखिए यहाँ विली का डायग्राम दिया हुआ, ये विली है, ये लैक्टियल है विली के अंदर। तो स्मॉल फिंगर फोल्डिंग और विली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है। विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कौन मदद करता है? विली करते हैं। फिर लैक्टिल ऑल्सो प्रेजेंट इन विली। तो लैक्टिल जो है यहाँ दिखाए थे जो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैट एब्जॉर्प्शन में काम करता है। हमने सीखा है कि फैट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फैट एब्जॉर्प्शन इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए हम लोग का पेट निकलाता है, वहाँ फैट एब्जॉर्ब होता है। जिसमें एक लैक्टिल होता है, लैक्टिल विली में लैक्टिल होता है जो कि हेल्प करता है फैट एब्जॉर्प्शन। एक हर्बीवोरस ईटिंग जो ग्रास need a longer small intestine to allow cellulose to digest. Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to digest. तो जो हर्बीवोरस जानवर जो होते हैं, हर्बीवोरस जो जानवर है उसमें क्या चाहिए होता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए रहता है जो ग्रास खाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है हर्बीवोरस। फिर मीट आर इजियर टू डाइजेस्ट। हर्बीवोरस लाइक टाइगर हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि मीट को है आसान होता है डाइजेस्ट, मीट आर इजियर टू डाइजेस्ट, इसीलिए कार्निवोरस जो होता है, कार्निवोरस जैसे टाइगर, इसको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो बहुत जो बोलता है कि मीट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ मीट को इजियर होता है डाइजेस्ट करने कार्निवोरस एनिमल में। इसीलिए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए।
फिर काव, बुफेलो और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो कंटिन्यूअस चीविंग करते रहता है इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो भले वो खाता नहीं है फिर भी वो चीविंग चबाते रहता है जानवर लोग। दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन द स्टोमक ऑल द rumen। तो अपने rumen में स्टोर कर लेता है, जो पहले खाना देते हैं गाय को जल्दी 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 खा लेता है सारा, उसके बाद वो अपने जो खाया रहता है उसको rumen में बचा स्टोर करके रखता है। Here the food get partially digested। उसमें आधा जो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका रहता है rumen में, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ड। जो आधा डाइजेशन उसको कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू माउथ इन अ स्मॉल लंप एन एनिमल च्यू इट। तो छोटे छोटे टुकड़े में करके वो जो है कर्ड वापस आता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसको कर्ड बोलते हैं, वो वापस काऊ के माउथ में आता है, उसको फिर एनिमल च्यू करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। इस प्रोसेस को रुमिनेशन बोलते हैं। These animal are called ruminant। जो जानवर जो इस तरह खाना डाइजेस्ट करता है उसको ruminant बोलते हैं। The grass is rich in cellulose। ग्रास में क्या होता है, घास में सेलुलोज होता है। A type of carbohydrate in rumination like cattle, deer, bacteria present in rumen help to digest the cellulose। एक बैक्टीरिया जो होता है जो वो ना प्रेजेंट रहता है इन लोग का रेमन में, जो कि इन लोग को मदद करता है सेलुलोज डाइजेशन करने में। फिर मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है नो डाइजेशन इन एक्टिविटी, नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल और सर्टेन ड्रग्स का कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर मिनरल। फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का भी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन बोलेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और कुछ दवाइयाँ वाइयाँ भी लार्ज इंटेस्टाइन। सेक्रेशन ऑफ म्यूकस दैट हेल्प इन इजी पासेज ऑफ फीसेस। तो फीसेस का सेक्रेशन के लिए म्यूकस रिलीज होता है, कहाँ रिलीज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लीवर देख लेते हैं। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, 1.2 to 1.5 kg है। लीवर का कितना वेट है, 1.2 से 1.5 kg, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। प्रेजेंट इन द राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम के राइट साइड, हम लोग का राइट साइड में मौजूद होता है। डायफ्राग्राम के जस्ट बिलो में क्या मौजूद होता है, लीवर। टू लोब लेफ्ट राइट डिवाइडेड बाय फैल्कीसिफॉर्म लिगामेंट। तो फैल्कीसिफॉर्म लिगामेंट है, वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है दोनों लोग को। एक द हेप्टासाइटोसाइटिस क्या है, जहां भी हेप्टा लगा हो समझ लो लीवर से रिलेटेड है। तो हेप्टासाइटिस, हेप्टोसाइटिस जो हेप्टोसाइटिस आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर। तो हेप्टोसाइटिस को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बोलते हैं किसका, लीवर का। लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, हेप्टोसाइटिस। लीवर प्रोड्यूस बाइल। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। लीवर प्रोड्यूस बाइल। तो बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। गोल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। बाइल को स्टोर कौन करता है, लीवर। बाइल को नहीं प्रोड्यूस करता है लीवर, और स्टोर कौन करता है, गोल ब्लैडर। फंक्शन ऑफ लीवर क्या है, पहला सेक्रेशन ऑफ बाइल। बाइल का सेक्रेशन लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी को डिटॉक्स कौन करता है, लीवर। रीजनरेशन होता है लीवर में। लीवर खुद भी रीजनरेट हो सकता है। विटामिन ए डी ई के का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। सिंथेसिस और क्लॉटिंग फैक्टर एंड एल्ब्यूमिन। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एंड एल्ब्यूमिन
ये कहाँ होता है, लीवर में होता है। स्टोर ऑफ आयरन, विटामिन B12, जो B12 है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है। ये कहाँ स्टोर होता है, ये लीवर में स्टोर होता है। आयरन भी लीवर में स्टोर होता है। मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, तो कौन हेल्प करता है, लीवर करता है। बाइल के बारे में जान लेते हैं। बाइल का पीएच कितना होता है, 7.6। हम लोग का ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 के आसपास, और बाइल का पीएच कितना है, 7.6। बाइल में क्या कंटेंट होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, ब्लूरुबिन और ब्लूबर्डिन। जो ब्लूरुबिन और ब्लूबर्डिन जो है, ब्लूबर्डिन वो ब्लू बाइल का पिगमेंट है। कोलेस्ट्रॉल बाइल में मिलता है। फॉस्फोलिपिड बाइल में मिलता है। बाइल कंटेन नो एंजाइम, तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। फिर पैनक्रियास, पैनक्रियास एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियास एक हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन है, एक्सेप्शन है। सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, सेक्रेट हार्मोन, ये सब चीज इसमें होता है। पैनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन होता है हेट्रोक्राइन। सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस और सेक्रेट करता है हार्मोन भी। डाइजेशन, डाइजेशन डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है माउथ में स्टार्ट होता है, एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टोमक में स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टोमक में, खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चालू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है डाइजेशन। फिर जो है हम लोग देख लेते हैं हार्मोन के बारे में। स्टोमक में जी सेल होता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या मदद करता है, स्टोमक सेक्रेशन में मदद करता है, इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रिन। फिर इंटेस्टाइन में जो है, इंटेस्टाइन में एस सेल हार्मोन होता है, सीसी के और सीसी के सेल होता है। एस सेल सेक्रेशन में मदद करता है H2O को और HCO3 को। फिर कैलोरो कैलोरोसिसोकाइनिन, तो कैलियोसाइकोकाइनिन जो है पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज करने में हेल्प करता है, गॉलब्लैडर। हार्मोन है, उसका सोर्स कहाँ है, टारगेट क्या है, फंक्शन क्या है। गैस्ट्रिन जो है हार्मोन, उसका सोर्स है जी सेल स्टोमक में, टारगेट क्या है, स्टोमक, और फंक्शन क्या है, स्टोमक सेक्रेशन। फिर सेक्रेशन सिक्रीशन एस सेल इंटेस्टाइन में होता है, टारगेट है पेनक्रियास, फंक्शन क्या है, H2CO3 का, H2O का सेक्रेशन। कैलो कैलोसाइकोकाइनिन जो है साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन जो है OCC के सेल इंटेस्टाइन का सोर्स है इसका, टारगेट है पेनक्रियास और गोल ब्लैडर। रिलीज क्या करता है, फंक्शन क्या है, रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस और बाइल को। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम चालू करो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र का हम लोग पढ़े। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड सेल ऑफ द। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 है, इसके बीच में इन्वायरमेंट और बॉडी का सेल के बीच। तो रेस्पिरेशन है एक्सचेंज ऑफ O2 CO2। अब एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है वो देख लेते हैं।
इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये? ब्रीथिंग। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ब्रीथिंग है। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो ये क्या है? ये रेस्पिरेशन है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अगर होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा, ATP फॉर्म होगा। तो वो क्या है? रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी यूज नहीं होता, और रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, किसमें रिलीज होता है? रेस्पिरेशन में रिलीज होता है। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं लगता। ब्रीथिंग में नो एनर्जी इज यूज्ड। एक्स्ट्रा ब्रीथिंग क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। वहीं रेस्पिरेशन एक इंटर सेलुलर प्रोसेस है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता। रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व होता है। कॉन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन, ब्रीथिंग जब कुछ सर्टेन ऑर्गन में होता। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का अंतर। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है? O2 प्रेजेंट होता है, एनारोबिक में O2 एब्सेंट रहता है। ये एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। एनर्जी प्रोड्यूस इज 36 टू 38 एटीपी। जो इसमें है एरोबिक में एनर्जी 32 से 38 प्रोड्यूस होता है, वही एनारोबिक में 2 एटीपी होता है। अब देख लेते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे पायरुवेट बनता है, पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट से इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में एक एनिमल में होता है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, ईस्ट में जो होता है इथेनॉल प्लस CO2 होता है। फिर पायरुविक एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस 2H2O जो होता है 36 से 38 एटीपी बनाता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में। फर्स्ट स्टेप इन एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप जो है कोई भी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स क्या होता है? ब्रोकन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। दिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुवेट, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। if pyruvate get oxygen, अगर पायरुवेट का ऑक्सीजन मिल जाता है, the respiration is aerobic respiration which occurs in mitochondria. If this pyruvate get oxygen, अगर पायरुवेट का ऑक्सीजन मिल जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन देता है दो CO2 H2O और ATP। If this pyruvate does not get oxygen, the respiration anaerobic respiration which occurs in cytoplasm। अगर पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा?
respiration is anaerobic respiration, which occur in cytoplasm. Anaerobic respiration can occur sometimes in our muscles when they are extremely tired. In this case, lactic acid is formed in our muscle which causes muscle cramp. तो जो हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन है कभी कभी मसल में भी हो जाता है। जब हम लोग एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हैं तब हम लोग का मसल में लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग मसल क्रैम्प होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो ऑकर इन ईस्ट, ईस्ट में भी होता है। हियर इथेनॉल और CO2 इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब डायफ्राग्राम देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम कहाँ लोकेटेड है? ये नीचे वाला जो है ये डायफ्राग्राम है, लंग्स के नीचे का पार्ट ये है अपना लंग्स, ये ऊपर लंग्स, इधर लंग्स। जो नीचे वाला है वो क्या है? नीचे में है डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम ऊपर में लंग्स। ये सारा पार्ट का रेस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ से चालू होता है? नॉस्ट्रिल से चालू होता है, नॉस्ट्रिल। दूसरा नंबर पे नेसल चेम्बर, नॉस्ट्रिल से चालू होता है, फिर नेसल चेम्बर पे जाता है, फिर फेरिंक्स में होता है, फिर लेरिंक्स साउंड बॉक्स में के पास जाता है, फिर ट्रैकिया में होता है, फिर ब्रोंकाई में होता है, फिर ब्रोंकियोली में होता है, फिर एल्वियोली में होता है। नॉस्ट्रिल जिसको नाक बोलते हैं, नेसल चेम्बर। नेसल चेम्बर कंटेन्स सीलिया विच प्रोवाइड म्यूकस। हम लोग के नोज में सीलिया प्रेजेंट रहता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस। फंक्शन ऑफ म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल पॉल्यूशन को ट्रैप करता है। फिर जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, फेरिंग्स का कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फिर है लेरिंग्स, लेरिंग्स एक साउंड बॉक्स है। लेरिंग्स क्या है? एक साउंड बॉक्स है। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज ओनली। तो कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट बोन होता है। तो लेरिंग्स है कार्टिलेज से बना होता है। In male, one of the cartilage is larynx. Thyroid cartilage is enlarged. मेल में जो होता है कार्टिलेज जो larynx, वो थायराइड कार्टिलेज, जिसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं, वो बड़ा हो जाता है। तब उसको दिस इज कॉल्ड एडम एप्पल एंड प्रेजेंट इन द नेक ऑफ द रीजन ऑफ द मेल। एडल्ट में अचानक से गला के पास ऐसे करके निकल जाता है, उसको बोलते हैं एडम एप्पल। वो हम लोग का लेरिंग्स होता है जो कि बड़ा जब हो जाता है तो वही इसी को हम लोग एडम एप्पल बोलते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो हम लोग का जो ट्रैकिया है वो भी किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है ट्रैकिया। ये देखिए एडम एप्पल का ये दिया हुआ, ये ट्रैकिया है, ये टू वोकल कॉर्ड है। एडम एप्पल है हम लोग का। ये थायराइड कार्टिलेज है, ये थायराइड ग्लैंड है, राइट लोब है, ये थैमस है, ये लेफ्ट लोब है, ये ट्रैक है। तो यहीं पे होता है एडम एप्पल। फिर एलिवोली देख लेते हैं। तो एलिवोली होता है एली एल्वोली, ये जो था थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय लेसिथिन, सरफेस एरिया लेसिथिन, लेसिथिन जो है, लेसिथिन उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। लेसिथिन क्या चीज से बना होता है? फॉस्फो
फॉस्फोलिपिड से बना होता है लेसिथिन। लोअर लोअर सरफेस टेंशन उसमें होता है, लोअर सरफेस टेंशन। फिर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है फुफ्फुस झिल्ली, कवरिंग लंग्स कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स जो कवर जो लेयर से रहता है तो क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, प्लूरल मेम्ब्रेन वो लंग्स का कवर रहता है, उसको प्लूरा भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में फुफ्फुस धमनी भी बोलते, फुफ्फुस झिल्ली भी बोलते हैं। इट इज डबल लेयर। तो ये क्या है, डबल लेयर है, प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर है। विसिसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा जो है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट द लंग्स सरफेस। तो लंग्स के सरफेस को कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरा। पैरेंटल प्लूरा एक होता है, पैरेंटियल प्लूरा और आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट द आउटर सरफेस। यहाँ दिया हुआ है ये इनर में जो है, इनर में को विसरल प्लूरल बोलते हैं, जो आउटर में है उसको क्या बोलते हैं, पैरेंटल प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस इज थिन फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन। दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, प्लूरल कैविटी, प्लूरल स्पेस। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देख लेते हैं। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, अंदर सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। इंस्पिरेशन मीन्स टेकिंग एयर इन, इंस्पिरेशन का मतलब हम लोग सांस लेना, एक्सपिरेशन का मतलब, इंस्पिरेशन का मतलब सांस को छोड़ना। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन फॉलो टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ये दो बेसिक साइंस का प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो है ये दो बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये एलोवेली है, एलोवेली लंग्स का, ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ O2 है, CO2 इन हो रहा है और O2 आउट हो जा रहा है। तो बॉयल्स लॉ में दो दो तो क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस, सांस लेना, एयर का, आउटर एयर का लंग्स में एंट्री। तो एयर जो है इंटर होता है लंग्स में यहाँ से, उसके बाद हाई प्रेशर आउटसाइड लंग्स के बाद हाई प्रेशर होता है, वॉल्यूम लंग्स का अचानक से इंक्रीज हो जाता है, लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स यहाँ पे होता है, ये आउटर में रिब केज होता है। इसको एक एक करके इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लंग्स। एयर जो है आउटसाइड बाहर से इनसाइड लंग्स के अंदर जाता है। प्रेशर मस्ट बी हायर आउटसाइड देन इनसाइड द लंग्स। तो प्रेशर जो होता है मस्ट बी हायर आउटसाइड, आउटसाइड में प्रेशर ज्यादा होगा इनसाइड से। तो प्रेशर मस्ट बी, एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, प्रेशर मस्ट बी हायर आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ द लंग। फॉलो क्या करता है, फॉलो करता है बॉयल्स लॉ, विच स्टेट क्या करता है, स्टेट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है आउटसाइड लंग्स में, वॉल्यूम क्या हो जाता है लंग्स का डिक्रीज हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है इनसाइड लंग्स में। इसमें एक्सप्रेशन में क्या होता है, एयर मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द लंग। एयर जो है इनसाइड से आउटसाइड चला जाता है, अंदर से
बाहर चला जाता है एक्सप्रेशन में। प्रेशर मस्ट बी हायर इनसाइड ऑफ द लंग्स देन आउटसाइड। प्रेशर जो है इनसाइड में क्या है, मस्ट बी हायर देन आउटसाइड। फॉलोइंग बॉयल्स लॉ which state that the pressure is inversely proportional to volume of lungs decrease। lungs का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्पायरोमीटर क्या होता है, मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्पायरोमीटर मेजर करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। तो मेडुला ओब्लंगाटा जो है रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। एडल्ट में 12 से 15 टाइम्स पर मिनट होता है। एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट 12 से 15 टाइम्स पर मिनट होता है। चाइल्ड में 20 से 22 टाइम्स पर मिनट होता है। चाइल्ड में 20 से 22 टाइम पर मिनट होता है। The amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen। The amount of dissolved oxygen क्या है in water में, लो है as compared to amount of oxygen। amount of dissolved oxygen जो water है is low compared to the amount of oxygen in air। Thus the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism। यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है मच फास्टर देन द सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ऊपर में रहते हैं। फिर एक क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, टीवी जिसको बोलते हैं, टीवी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इस समय जो वॉल्यूम का, एयर का जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी जिसको बोलते हैं। तो आरवी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सेबल एक्सपिरेशन। तो वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lungs even after the forcible expiration को रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। 1100 ml to 1200 ml होता है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ब्लड क्या है, मीडियम है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट का। डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्थमा होता है। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकिल्स। अस्थमा में इन्फ्लेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकल्स में, उसके कारण से सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। फिर इम्फीसीमा क्या होता है, इम्फीसीमा is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiration surface is decreased। One of the major causes of this is cigarette smoking। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एल्वियोलर वॉल जो होता है, एल्वियोलर वॉल ये डैमेज हो जाता है। ड्यू टू विच रेस्पिरेशन सरफेस डिक्रीज, इसी कारण से रेस्पिरेशन सरफेस डिक्रीज हो जाता है सिगरेट पीने से। इसको एम्फीसीमा बोलते हैं। फिर मिसोथीलियोमा जो है कैंसर दैट इज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक जो मिनरल होता है उसके कारण से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं मिसोथेलियोमा जो है एस्बेस्टस के कारण जो कैंसर होता है
मीसोथेलियोमा। और सिलिकोसिस जो है ना, सिलिका का इनहेल से जो बीमारी होता है इसको सिलिकोसिस बोलते हैं। सिलिका का इनहेल के कारण जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं? सिलिकोसिस। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेशन डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर होता है जो ऑक्यूपेशन के कारण होता है, जैसे ब्लैक लंग डिजीज। और ब्लैक लंग डिजीज किसमें? कोल माइन वर्कर लोग को होता है, इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ब्लैक लंग डिजीज कोल माइन वर्कर को होता है। ब्राउन लंग डिजीज कॉटन फैक्ट्री के वर्कर को होता है। और व्हाइट लंग डिजीज, ब्राउन लंग डिजीज को बायोसिनोसिस भी बोलते हैं, बायोसिनोसिस ये बोलते हैं ब्राउन लंग डिजीज को। व्हाइट लंग डिजीज कैसे होता है? एस्बेस्टस फैक्ट्री का वर्कर लोग होता है व्हाइट लंग डिजीज। एस्बेस्टस फैक्ट्री वर्कर लोग को क्या होता है? व्हाइट लंग डिजीज। फिर हम लोग जो है गैस है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.04%, और आउट कितना करते हैं? 4%। तो हम लोग बॉडी के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको निकालते हैं। फिर ऑक्सीजन हम लोग कितना लेते हैं? ऑक्सीजन में 21% लेते हैं, फिर कितना है? 17%, मतलब 4% ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं। नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली नहीं लेते, इसलिए 75% लेते हैं, 75% रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज सेम इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर। जितना हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही हम लोग छोड़ भी देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ब्लड। नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड। और ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हेमेटोलॉजी जो है, हेमेटोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। एच से हेमेटोटो, एच से हेमोग्लोबिन। हेमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। एडल्ट, एवरेज एडल्ट हैज अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। जो एवरेज एडल्ट में होता है उसमें कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का पीएच कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो 7.35 से लेके 7.45, 7.35 से लेके 7.45। तो आप ऐसे करके 7.4 एक एवरेज करके याद रख सकते हैं कि ब्लड का पीएच इतना होता है। उसका ब्लड का कंपोजिशन में 55% प्लाज्मा होता है, 45 जो परसेंट एलिमेंट जो होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। ब्लड का कंपोजिशन में 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और 45% जो है क्या होता है? एलिमेंट जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से होता है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 90 टू 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है। 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। उसमें क्या है? एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्लाज्मा में जो 6 से 8% प्रोटीन होता है वो क्या किस से बना होता है? एल्ब्यूमिन उसमें होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो फॉर्म एलिमेंट कुछ है, जैसे कि अदर नेम है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे अदर नेम क्या है आरबीसी का? एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल का अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो है अदर नेम है। ओरिजिन रेड ब्लड सेल का क्या है? रेड बोन मैरो में ओरिजिन होता है। डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मैरो में ओरिजिन होता है। प्लेटलेट भी रेड बोन मैरो में होता है। नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए आरबीसी? 5 मिलियन से लेके 5
5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड में होना चाहिए। 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति माइक्रोलीटर जो है मौजूद होना चाहिए आरबीसी, ठीक है। फिर 8 व्हाइट ब्लड सेल 8,000 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में होना चाहिए क्या, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद प्लेटलेट जो होता है 1 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है पर माइक्रोलीटर होना चाहिए प्लेटलेट ब्लड में। शेप कैसा है आरबीसी का, बाय कॉन्केव है। आरबीसी का शेप क्या है, बाय कॉन्केव है। व्हाइट ब्लड सेल का इरेगुलर शेप है, प्लेटलेट का भी इरेगुलर शेप है। फंक्शन आरबीसी का क्या है, फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। प्लेटलेट का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करना। लाइफ स्पैन कितना है आरबीसी का, आरबीसी 120 दिन बस रहता है, मतलब 3 महीना में नया आरबीसी हम लोग का बन जाता है। उसके बाद प्लेटलेट जो इम्यूनिटी में काम करता है 3 से 5 दिन में कोई इम्यूनिटी में काम करता है डब्ल्यूबीसी, तो मतलब नया लाइफ स्पैन, नया डब्ल्यूबीसी बन जाता है। तो इससे पता चलता है 3 से 5 दिन में हम लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 5 से 9 दिन में कौन सा काम करता है, प्लेटलेट काम करता है। 5 से 9 दिन में प्लेटलेट काम करता है। आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट कलर होता है और प्लेटलेट का बैगनी कलर होता है, पर्पल कलर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है आरबीसी में, एब्सेंट होता है। व्हाइट ब्लड सेल मात्र है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। और आरबीसी का डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है। और डब्ल्यूबीसी का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर किसी में इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ लो उसमें डब्ल्यूबीसी का कमी है। उसके बाद इंक्रीज इन क्लॉटिंग टाइम इसमें हो जाता है, अगर प्लेटलेट का कमी होता है तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीसेथेमिया हो जाता है, पॉलीसीथेमिया हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और क्लॉट इन ब्लड वेसल होने लगता है अगर प्लेटलेट ज्यादा हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि ब्लड, ये होल ब्लड है जिसका सेंट्रीफ्यूगल हुआ, गोल गोल घुमाया गया टेस्ट ट्यूब में इसको। ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल के बाद जो है प्लाज्मा ऊपर में आ जाता है, ऊपर में प्लाज्मा होता है। उसके बाद बफी कोट डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट बीच में आ जाता है और नीचे आरबीसी होता है। किसी का जांच घर में अगर प्लाज्मा का जांच करना रहता है तो ऊपर वाला का देख लेता है, कितना काउंट कर लेता है। फिर अगर डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट का जांच करना रहता है तो बीच का देख लेता है। और आरबीसी काउंट देखना रहता है तो सबसे ऊपर वाला पूरा निकाल के सबसे नीचे वाला हम देख लेता है कितना डब्ल्यूबीसी है। ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूगल। ब्लड को वही सेंट्रीफ्यूगल से उसको अलग किया जाता है। ब्लड इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, तो बोन मैरो में जो है रेड बोन मैरो में ब्लड फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लाज्मा। कोविड के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी चल रहा था ना, वही ये प्लाज्मा है। इट इज विस्कस स्ट्रॉ कलर, ये हल्के पीले रंग का होता है, चिपचिपा जो है विस्कस होता है, हल्के पीले रंग का। मेकअप 55% ऑफ ब्लड, तो 55% ऑफ ब्लड क्या प्लाज्मा से बना होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्ब्यूमिन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाता है। एल्ब्यूमिन 54% होता है। एल्ब्यूमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन कौन सा है, सबसे ज्यादा प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन 54%। फिर ग्लोब्यूलिन जो है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा, इट इन्वॉल्व इन फाइटिंग इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को फाइट करने में कौन मदद करता है, ग्लोब्यूलिन करता है। फिर एक होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन।
सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो सीरम क्या है? एक ऐसा प्लाज्मा है जिसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है। फिर स्टडी ऑफ सीरम को क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। सीरम का स्टडी को क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। फिर आ जाते हैं रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो फॉर्म होता है एंड डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है? बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में। आरबीसी लैक इन न्यूक्लियस। आरबीसी जो है न्यूक्लियस उसमें कम होता है। एक्सेप्शन में क्या है? रेड ब्लड सेल ऑफ कैमल और लामा हैव ए न्यूक्लियस इन देम। तो जो है कैमल और लामा में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आरबीसी होता है। आरबीसी और रेड ड्यू टू रेड कलर प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? एक तरह से हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण से आरबीसी जो है रेड कलर के दिखाया जाता है। यही कारण हम लोग का ब्लड रेड दिखता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? फॉर्मेशन। हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन नीड आयरन। तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयरन की जरूरत पड़ती है। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल को 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन चाहिए होता है एवरी 100 ml में ब्लड में। हेमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन गैस। तो रेस्पिरेशन गैस को ट्रांसफर करता है। O2 हो गया, CO2 हो गया, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। लार्जेस्ट आरबीसी इन एनिमल सेल किसमें होता है? एम्फीबियन में। एम्फीबियन में लार्जेस्ट आरबीसी होता है एनिमल किंगडम में। स्मॉलेस्ट आरबीसी इन एनिमल किंगडम में किसमें होता है? मैमल में स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है। Among mammal, elephant has largest RBC, while musk deer is the smallest। तो सबसे बड़ा आरबीसी किसमें होता है? एलिफेंट में। और सबसे छोटा आरबीसी किसमें? मस्क डियर में। मस्क डियर में सबसे छोटा आरबीसी होता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल एक होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो पांचों टाइप है उसमें सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल है उसको देख लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल है मोस्ट एबंडेंट है। क्या है? न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट है सेल है। न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट सेल है जिसमें 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% न्यूट्रोफिल ही होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर आता है बेसोफिल। बेसोफिल आर द लीस्ट, ये सबसे कम है। 0.5 से लेके 1% तक एबंडेंट सेल में होता है। सेक्रेट हिस्टामाइन और हेपेरिन। हेपेरिन और हिस्टामाइन सेक्रेट करता है कौन? बेसोफिल। उसके बाद एस्नोफिल इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो एस्नोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शन के लिए से रिलेटेड है। किसी को एलर्जी होता है तो एस्नोफिलिया चेक करता, तो वही एस्नोफिलिया है। गला में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसमें भी चेक करता है। तो एस्नोफिल किससे? एलर्जिक रिएक्शन से है। फिर मोनोसाइट। मोनोसाइट आर द फेगोसाइट सेल। मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक सेल which destroy foreign organism entering the body। इसका लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है? मोनोसाइट है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है तो मोनोसाइट में होता है। ये एक फेगोसाइटिक सेल है जो कि फर्स्ट फैगो पास फॉरनर। तो फैगो फॉरनर ऑर्गेनिज्म को कौन डिस्ट्रॉय करता है? मोनोसाइट। फिर एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। दो तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट
जो कि बोन में बी से बोन मैरो, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहाँ मौजूद होता है? थाइमस में टी लिम्फोसाइट हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में लिम्फोसाइट मदद करता है। बोथ आर फाउंड इन द बोन मैरो बट टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस। लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होता है? थाइमस में होता है। उसके बाद मैथाइमीमो मिथे मोग्लो मोग्लोबिनिया मिथोग्लोबिनिया बिनीमिया मिथो मिथहेमोग्लोबिनिया मिथहेमोग्लोबिनिया, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ए कंडीशन दैट काउजेज ए बेबी स्किन टू टर्न ब्लू। एक ऐसा कंडीशन जिसमें बच्चे का ब्लड कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। जब ड्रिंकिंग वाटर में एक्स्ट्रा नाइट्रेट हो जाता है तो मिथोग्लोबिनिया हो जाता है। नाइट्रेट प्लस हेमोग्लोबिन इन ब्लड, मिथोग्लोबिन इन ब्लड हो जाता है। तो नाइट्रोट प्लस हेमोग्लोबिन जब ब्लड में मिल जाता है तो मिथोग्लोबिन ब्लड में हो जाता है। इसी से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फिर आरबीसी नंबर इज इंक्रीज टू हाई एल्टीट्यूड। आरबीसी का नंबर हाई एल्टीट्यूड में इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी का नंबर हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे मतलब इसका मतलब है जो लोग पहाड़ी पे रहते हैं उसके बॉडी में आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? ये जो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आरबीसी बढ़ जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेज, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज इन ऑक्सीजन, one of the body hormone erythropoietin triggered the production of more red blood cell aid oxygen delivery। इसीलिए ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, इसलिए आरबीसी हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ जाता है। उसके बाद लिम्फ के बारे में देख लेते हैं। लिम्फ लिम्फ क्या है? दिस इज कॉल्ड लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। इसको लिम्फ भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। पोर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी। जो कैपिलरीज के वॉल में रहता है पोर्स एक मौजूद होता है, छिद्र एक मौजूद होता है। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड द ब्लड सेल एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल जो है छिप जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में जो स्पेस आता है उसमें जो प्लाज्मा ब्लड और प्रोटीन जो मिलता है उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये प्लाज्मा के जैसे लेकिन ये कलरलेस होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। इंटेस्टाइन से ब्लड में लेके जाता है। लिम्फ कैरी करता है क्या? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को। इट आल्सो ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द बॉडी। तो ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तरल पदार्थ को वापस लेके जाता है, रक्त में वापस ले जाता है। इट आल्सो ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड ग्रुप। थोड़ी देर में ब्लड ग्रुप चालू कर। We need to know about two type of blood grouping system। हम लोग को दो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, दूसरा है RH ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है,
तो सबसे पहले ABO कर लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। तब 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर जो है ABO ब्लड का डिस्कवरी किए थे। फिर डी कैस्टियोली और अस्टरली जो है डेकास्टेलो और अस्टरली डेकास्टेलो और अस्टरली जो है डिस्कवर्ड किए थे AB ब्लड ग्रुप को। कब? 2 साल बाद 1902 में। AB ब्लड ग्रुप है उसको 1902 में कैस्टेलो और अस्टरली ने डिस्कवर किया था। देयर आर फोर ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार 4 ब्लड ग्रुप है। एक ए है, एक बी है, ए बी है और ओ है। 2 एंटीजन आर प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस नेम नेमली ए और बी। ए और बी क्या उस टाइम के अनुसार आरबीसी में जो है 2 तरह के एंटीजन मौजूद होता है surface namely A and B. Similarly, plasma of different individual contain 2 natural antibodies, antibody A और antibody B. ठीक है। Similarly, the plasma of different individual contain 2 natural antibodies, antigen A और antigen B. ब्लड ग्रुप A, B, O और AB. AB का एंटीजन ऑफ आरबीसी में A का क्या है? A है। एंटीबॉडी ऑफ ए का क्या है? बी हो जाएगा उल्टा। फिर बी का क्या है? एंटीजन ऑफ आरबीसी बी है, लेकिन प्लाज्मा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उल्टा। प्लाज्मा उल्टा हो जा रहा है। ओ में क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं है ओ में। और एंटीबॉडी क्या है? ए और बी दोनों है। ए बी क्या है? ए बी में एंटीजन ए और बी है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। एंटीबॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लाज्मा एबी में नहीं है। बेसिक रूल क्या है? एंटीजन प्रेजेंट इन योर आरबीसी सरफेस इज योर ब्लड ग्रुप। जो हम लोग का ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ब्लड ग्रुप ए एंड योर आरबीसी सरफेस हैज ए एंटीजन। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका आरबीसी सरफेस में ए एंटीजन पाया जाता है। The antibody in your plasma should not be the same as your antigen. As them, there will be antigen-antibody reaction leading to clumping of RBC. तो जो एंटीजन है वही एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, अपोजिट या कुछ दूसरा होना चाहिए। रूल्स फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रूल देख लेते हैं। एक होता है डोनर एंटीजन इज मैच्ड विद द रेसिपिएंट एंटीबॉडी। जो डोनर का एंटीजन होता है वो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी से मिलना चाहिए। डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट का एंटीबॉडी से मिलना चाहिए। डोनर एंटीजन शुड नॉट बी सेम विथ रेसिपिएंट एंटीबॉडी। डोनर का जो एंटीजन है वो रेसिपिएंट का एंटीबॉडी से सेम नहीं होना चाहिए। ओ क्या है? ओ है यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। ईबी क्या है? ईबी ब्लड ग्रुप इन यूनिवर्सल रिसिप्टर है। ठीक है। अब हम लोग आरएच ग्रुपिंग पढ़ते हैं। आरएच जो है रीसियस मंकी। ओरिजिन कहाँ था? रीसियस मंकी में। डिस्कवर कब क्या था? 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वाइनियर और कार्ल लैंडस्टीनर 1937 में आरएच ग्रुपिंग किया था। आरएच ब्लड ग्रुप मेनली कंटेन डी एंटीजन। आरएच ब्लड ग्रुप में क्या मिलता है? आरएच ब्लड ग्रुप कंटेन डी एंटीजन, इसमें डी एंटीजन मिलता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस। आरबीसी का सरफेस में भी मौजूद है क्या? आरएच ग्रुपिंग। आरएच पॉजिटिव पर्सन विथ डी एंटीजन, आरएच पॉजिटिव डी। आरएच इट ऑल्सो प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस। RH negative person with D antigen, RH
positive D antigen. If your if you are A plus, you have D antigen. ठीक है, अगर आपके पास A प्लस है तो आपके पास D एंटीजन है। अगर आपके पास A माइनस है तो यू डू नॉट हैव D एंटीजन, तो आपके पास D एंटीजन नहीं है। अब ABO और RH में क्या अंतर है वो थोड़ा देखते हैं। जो ABO जो है कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में ढूंढा था। RH भी कार्ल लैंडस्टीनर और RH के साथ में वाइनियर जो है 1937 में RH को ढूंढा। इसमें दो एंटीजन होता है ABO में, A और B, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीजन RH में क्या होता है D। RH में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीजन होता है D। जो ABO में है टू एंटीजन होता है, एंटीजन A और एंटीजन B, एंटीबॉडीज होता है। ABO में दो एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। नो RH एंटीबॉडी फाइंड ए एंटीबॉडी फाउंड नेचुरली में कोई एंटीबॉडी जो है RH का नहीं मिलता है। एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन RH माइनस पर्सन रिसीव RH ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड। तो फिर एंटीजन डी जो है, एंटीजन डी बॉडी कब फॉर्म होगा? ओनली व्हेन जब RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड, तब एंटीजन डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा। इफ RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव, एंटी डी एंटीबॉडीज फॉर्म, वही ऊपर में लिखा था। Thus, RH negative blood should never be given to person with RH positive blood. जिसका नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव को ब्लड नहीं देगा, ये तो फिर डी एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगा। इफ RH पॉजिटिव पर्सन रिसीव RH नेगेटिव ब्लड, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ अगर RH पॉजिटिव पर्सन रिसीव करता है RH नेगेटिव ब्लड तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RH नेगेटिव प्लस को RH पॉजिटिव प्लस नहीं देना है। फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनर एंटीजन इज मैच्ड विद द रिसिपिएंट एंटीबॉडी, ये तो पर देख लिया था। इन दिस केस डोनर इज RH नेगेटिव एंड हैज नो डी एंटीजन, इसीलिए नेगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता। उसके बाद ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। उसका एंटीजन ऑफ आरबीसी एंटीबॉडी प्लाज्मा कैन रिसीव फ्रॉम, कहाँ से वो ब्लड ए प्लस है। ए प्लस जो है उसका एंटीजन होगा ए और डी, एंटीबॉडी होगा एंटीबॉडी बी। कहाँ से ब्लड ले सकता है? ए प्लस से ले सकता है, ए माइनस से ले सकता है, ओ प्लस से ले सकता है, ओ माइनस से ले सकता है। उसके बाद ए माइनस जो है उसका एंटीजन ऑन आरबीसी का ए है, एंटीबॉडी क्या है बी है, और ये माइनस वाला सिर्फ माइनस का से लेगा, माइनस ए माइनस और ओ माइनस। फिर बी पॉजिटिव जो है उसका एंटीजन बी और डी है। ये एंटीबॉडीज में कौन है? बी में इसका उल्टा ये हो जाएगा। बी में कौन कौन कैन रिसीव फ्रॉम? बी के पास बी पॉजिटिव के पास बी पॉजिटिव ब्लड दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है, ओ नेगेटिव दे सकता है। फिर बी नेगेटिव में कौन एंटीजन कौन सा है? आरबीसी में बी ही है, एंटीबॉडी इसका उल्टा ए है। फिर ये ब्लड नेगेटिव को नेगेटिव भी दे सकता है, बी प्लस दे सकता, बी माइनस दे सकता है, ओ माइनस दे सकता है। और ए बी प्लस जो है उसको, उसमें ए बी डी जो है एंटीजन होता है उसका आरबीसी में, उसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है ए बी में, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है और ये सब से ब्लड ले लेगा। ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव है, इसमें एंटीजन क्या ए और बी, इसमें भी एंटीबॉडी नहीं होता है,
लेकिन ये नेगेटिव है तो सबका नेगेटिव वाला ही लेगा। एक ए का भी नेगेटिव ले लेगा, बी का भी नेगेटिव ले लेगा, ए बी का भी नेगेटिव ले लेगा, ओ का भी नेगेटिव ले लेगा। ओ प्लस, जो ओ प्लस है उसमें एंटीजन ऑफ आरबी से डी होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटीजन बी होता है। ओ प्लस और ओ माइनस इसमें रिसीव करता है, रिसीव कर सकता है। ओ प्लस जो है ब्लड ग्रुप ओ प्लस और ओ माइनस से ही ले सकता है। ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता, ये एंटीबॉडी इसमें ए और बी होता है। ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव को ही से ही ब्लड ले सकता है। ये पढ़ लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टिस फेटलिस क्या होता है? कैन ऑकर व्हेन मदर इज RH नेगेटिव एंड फोएटस इज RH पॉजिटिव। अगर माँ जो है RH नेगेटिव है और जो है फोएटस जो उसका बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। यहाँ देखिए RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो अगर RH पॉजिटिव पिता रहेगा, RH नेगेटिव माँ रहेगी, तो पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। एज मटेरियल एंड फीटल ब्लड इज सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो माँ का और बच्चा जो है प्लेसेंटा से सेपरेटेड रहता है, माँ का खून और बच्चा का खून। फर्दर प्रेगनेंसी कैन बी प्रॉब्लमेटिक। इसके बाद का जो प्रेगनेंसी होगा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। However, during the delivery of the first baby, मैटरनल और फोएटस ब्लड गेट मिक्स। तो सेकेंड डिलीवरी में माँ का ब्लड और बच्चा का ब्लड मिक्स हो सकता है, मतलब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिक्स हो सकता है। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी में RH फैक्टर ऑफ RH पॉजिटिव फोएटस एक्ट एज एन एंटीजन एंड मेक्स मदर प्रोड्यूस anti-RH antibody against it. These antibody cross placenta and reaches foetus. Antigen-antibody reaction occurs and causes breakdown of fetal RBC hemolysis. This is known as the erythroblastosis fetal को एरिथ्रोब्लास्टिस फेटस बोलते हैं। जो सेकेंड टाइम में बच्चा जब होता है तो माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स होने का चांस होता है, इसी को एरिथ्रोब्लास्टिस फेटल बोलते हैं। फिर कुछ रेयर ब्लड है जैसे कि गोल्डन ब्लड, इसके बाद फिर बॉम्बे ब्लड, ये दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो होता है गोल्डन ब्लड, वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड टाइप है पूरा वर्ल्ड में गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड इज ऑल्सो नोन एज RH नल, RH नल ब्लड भी बोलते हैं गोल्डन ब्लड। पीपल विथ दिस ब्लड टाइप हैव ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ RH एंटीजन। तो इसमें कोई प्रकार का RH एंटीजन नहीं होता। फर्स्ट डिस्कवर कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था गोल्डन ब्लड। उसके बाद एक होता है बॉम्बे ब्लड। बॉम्बे ब्लड जो है डॉक्टर YM भिंडे 1952 में डिस्कवर किए थे बॉम्बे में। YM भिंडे जो डॉक्टर 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप ढूंढे थे। पीपल हु हैव बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन, एनी मेंबर ऑफ ABO ब्लड। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो लोग थे डोनेट कर सकते थे। People who have Bombay blood group can donate blood to any member of ABO blood group। तो किसी को भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन इजीली रिसीव ब्लड फ्रॉम पीपल विथ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ब्लड आसानी से ले सकता है। उसके बाद ब्लड डोनेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लड डोनेशन जो होता है एलिजिबिलिटी क्या होता है? एनी हेल्दी एडल्ट बोथ मेल एंड फीमेल जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। वेट नॉट लेस देन 45 किलोग्राम। तो वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए ब्लड डोनेशन करने के लिए।
एज 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। फिर हेमोग्लोबिन शुड नॉट बी लेस देन 12.5 ग्राम। हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हेमोग्लोबिन शुड नॉट बी लेस देन 12.5 ग्राम। शुड नॉट हैव एनी हार्ट डिजीज, उसको कोई हार्ट डिजीज नहीं होना चाहिए। शुड नॉट हैव एनी हार्ट डिजीज। शुड नॉट हैव हेपेटाइटिस बी, सी, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी और HIV। अगर उसमें जो है कोई भी हेपेटाइटिस बी, सी और ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी और HIV नहीं होना चाहिए हेमोग्लोबिन में। शुड नॉट हैव एनी फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कोई तरह का कैंसर नहीं होना चाहिए हेमोग्लोबिन में। 14 जून है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। जो है 14 तारीख को हम लोग को 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया ब्लड। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो है इसमें सबसे पहले देखते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। जो विलियम हार्वे था, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ही डेमोन्स्ट्रेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन ए लिविंग स्नेक। तो एक जिंदा सांप में दिखाएं कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जो विलियम हार्वी था, जो इसको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ये एक लिविंग स्नेक में दिखाए कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। फिर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। पहले होता है ब्लड, फिर होता है ब्लड वेसल्स, फिर होता है हार्ट। तो ये सारा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड वेसल में होता है आर्टरी, वेन और कैपिलरी, जिससे ब्लड जाता है। उसका जो ब्लड वेसल दो तरह का होता है, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है। एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है। ब्लड वेसल दो टाइप का होता है, एक आर्टरी जिसको बोलते हैं, एक वेन को। ठीक है। आर्टरी क्या होता है? आर्टरी जो कैरी करता है ब्लड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस अदर प्लांट और बॉडी पार्ट्स। तो जो हार्ट से कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट को जो कैरी करता है उसको आर्टरी बोलते हैं। हार्ट से बॉडी कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट टू द हार्ट। तो हार्ट का जो वेरियस पार्ट में कैरी करता है, मतलब कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जो रक्त ले जाना, मतलब पूरा बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड लेके जाता है उसको वेन बोलते हैं। और हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना आर्टरी कहलाता है। तो आर्टरी जो है हार्ट से पूरा बॉडी में लेके जाता है ब्लड को, और वेन जो है जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ मतलब शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक हृदय भागों से शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाना। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हृदय तक लेके हार्ट तक लेके जाता है। कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरी। और वेन कौन सा करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन इसमें क्या? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसमें पल्मोनरी वेन जो है ये एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। ब्लड जो है हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ब्लड वेन्स में जो है लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। वेन्स में लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी में हाई प्रेशर में करता है। एब्सेंस ऑफ वेल्व। आर्टरी में है जो वेल्व का क्या, वाल्व्स का क्या होता है? एब्सेंस होता है।
आर्टरी में क्या होता है, वाल्व्स का एब्सेंस होता है। वेन में क्या होता है, वाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स में जो होता है, वेन्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है वेन्स। वेल्व आर्टरी में एब्सेंट होता है, ठीक है। आर्टरी वेन को देख लीजिए। इंजेक्शन ऑलवेज गिवन टू वेन्स, इंजेक्शन हमेशा वेन्स को दिया जाता है एज प्रेशर ऑफ इज हाई इन आर्टरी। आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरी ना देके जो है इंजेक्शन वेन में दिया जाता है। बीपी ऑलवेज मेजर इन आर्टरी, बीपी जो है आर्टरी में हमेशा मेजर होता है। बीपी हमेशा आर्टरी में मेजर होता है, ध्यान रखना है। बीपी कहाँ मेजर होता है, हमेशा आर्टरी में। उसके बाद कैपिलरी, कैपिलरी देखते हैं। कैपिलरी क्या स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, क्या कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स क्या कैपिलरी। कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन बनाता है कौन, कैपिलरी। कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन क्या बनाता है, कैपिलरी बनाता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, अरोटा, अओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, अओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा। स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या है, आर्टियोरोली, आर्टियोली। आर्टियोली जो है, आर्टियोली जो है क्या है, स्मॉलेस्ट आर्टरी है। आर्टियोली क्या है, स्मॉलेस्ट आर्टरी है। स्मॉलेस्ट वेन क्या है, वेन्यूली। स्मॉलेस्ट वेन क्या है, वेन्यूली। स्मॉलेस्ट वेन क्या है, वेन्यूली। लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। स्मॉलेस्ट आर्टरी एट्रियोली और स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूली। यहाँ देखो ए है, ए से ए होगा, बी से बी, दोनों में है, ऐसे याद रखिए। लार्जेस्ट आर्टरी आर्टरी, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। स्मॉलेस्ट आर्टरी आर्टियोली और स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूली। जो यहाँ देखिए कैपिलरी है, ये सारा कैपिलरी है। इधर आर्टरी है, इधर वेन है, ठीक है। ये फ्रॉम हार्ट से लाता है और ये हार्ट के पास लेके जाता है। तो धमनी, कोशिका और सर्कुलेटरी सिस्टम है जो दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस in which blood pumped by the heart into the body। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में होता है और मोलस्कस में होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें, आर्थ्रोपोड में होता है, मोलस्कस में होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, एनिलिड्स और कॉर्डेटा में। हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन which blood pumped by heart in circulated through network of blood vessels। तो एनिलिड्स और कॉर्डेटा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिड्स और कॉर्डेटा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो क्लोज में एनिलिड्स और कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं। हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से सर्कुलेट होता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, इसको ज्यादा फायदेमंद बोला जाता है, लाभप्रद बोला जाता है। इसके बाद ये हार्ट में और भी कुछ हार्ट रेट कार्डिक है, ये चैप्टर में हम लोग पूरा ईसीजी वगैरह सारा पढ़ेंगे। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस देख लेते हैं। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन में क्या होता है, सेल आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। सेल जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड होता है। सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। क्लोज में क्या होता है, सेल जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता ब्लड से। ओपन में क्या होता है, सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ब्लड से। क्लोज में क्या होता है, सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड।
blood flow with less pressure and it is less efficient. blood जो flow होता है less pressure में and it is less efficient. blood flow with more pressure and it is more efficient होता है close में, क्योंकि क्लोज होता है तो ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो होता है और मोर एफिशिएंट होता है। इसमें ओपन में होता है आर्थ्रोपोड, मैनी मोलस्कस, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच में 13 हार्ट चेम्बर होता है, चेम्बर इन हार्ट। 13 हार्ट चेम्बर वाला कौन होता है? कॉकरोच। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिड्स, वर्टिब्रेट्स और अर्थवर्म, इस सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद यहाँ पे हार्ट है, ये डायग्राम में सब चीज नहीं दिख रहा है, ये बॉडी, ये लंग्स यहाँ पे। हार्ट का जो चेम्बर, ह्यूमन हार्ट का कितना चेम्बर होता है? 4 चेम्बर, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट का 4 चेम्बर होता है, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल। आर्टरिया 2 इज रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर। आर्टरिया 2 जो होता है रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर होता है। इंटररियल सेप्टम सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एंड राइट ऑट्रियम। तो इंटररियल सेप्टम जो है राइट और लेफ्ट ऑट्रियम को अलग करता है। इंटररियल सेप्टम राइट और लेफ्ट ऑट्रियम को अलग करता है। फिर वेंट्रिकल 2 जो है लार्जर लोअर चेम्बर होता है वेंट्रिकल में। 2 लार्जर लोअर चेम्बर होता है वेंट्रिकल में। 2 लार्जर लोअर चेम्बर होता है वेंट्रिकल में। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। इंटरवेंट्रिकुलर जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर में। लास्ट में वेंट्रिकुलर लगा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आर्ट्रियल लगा है। आर्ट्रियल वाला जो आर्ट्रियम को सेपरेट करता है, वेंट्रिकुलर वाला वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। टाइप ऑफ वेल्व्स, जो वेल्व्स होता है जो सेपरेट करता है, ट्राइकोस्पिड वाल्व होता है, बाइकोस्पिड वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है, आउटिक वाल्व होता है। पहला जो है 2 तो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व। दूसरा जो है सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, और आर्टिक वाल्व को सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ट्राइकोस्पिड वाल्व अब देख लेते हैं। ट्राइकोस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में ट्राइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है। राइट ऑट्रिया और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है। मिट्रल वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मिट्रल वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाल्व कहाँ प्रेजेंट रहता है? पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट रहता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। आउटिक वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउर्टा के बीच में। हार्ट का एक डायग्राम देख लेना, इस बुक में क्लियर नहीं, डायग्राम से सारा क्लियर हो जाएगा। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या? कवरिंग ऑफ हार्ट, ये बहुत बार पूछेगा पेरिकार्डियम के बारे में। जो कवरिंग ऑफ हार्ट जो होता है क्या कुछ होता है? पेरिकार्डियम बोलते हैं हार्ट का कवरिंग को। डबल वॉल्ड होता है, आउटर पैराइटियल और इनर क्या बोलते हैं? इनर विसरल और आउटर पैराइटल। इनर विसरल और आउटर पैराइटल। इनर विसरल और आउटर पैराइटल। प्रोटेक्ट द हार्ट, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। SAN साइनो आर्टेरियल नोड, इसको पीस मेकर भी बोला जाता है। साइनो आर्टेरियल नोड को पीस मेकर भी बोला जाता है, ठीक है। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, जो नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट होता है राइट ऑट्रियम में। SA नोड और AV नोड के बाद
बंडल ऑफ हिज पुरकेंजी फाइबर, इस तरह रहता है। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन राइट ऑट्रियम, तो साइनो सैन मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको पीसमेकर। हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होता है, पहले मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल करता है हार्ट रेट को। कौन कंट्रोल करता है हार्ट रेट को? मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा कंट्रोल करता है हार्ट रेट को। नॉर्मल कितना 72 बीट पर मिनट होता है, नॉर्मल हार्ट का कितना बीट होता है 72 बीट पर मिनट। चाइल्ड लोग का 150 पर मिनट, चाइल्ड लोग का कितना होता है 150 पर मिनट बीट। मछली का कितना चेम्बर हार्ट होता है? 2 चेम्बर। फिश का कितना 2 चेम्बर हार्ट होता है, एक आर्टरिया होता है एक वेंट्रिकल होता है, एक आर्टरिया होता है एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन का कितना, एम्फीबियन रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में है, इसका 4 चेम्बर हार्ट, ठीक है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चेम्बर होता है, 2 आर्टरिया होता है एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल बर्ड मैमल में 4 चेम्बर ऑफ हार्ट होता है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। फिर कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल को देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल जो धड़कन हृदय चक्र जो होता है, एक बार रिलैक्स होता है फिर वो होता है। तो ड्यूरेशन कितना होता है कार्डियक साइकिल का? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होता है ड्यूरेशन। साइस्टोल कॉन्ट्रैक्शन कितना 0.3 और डायस्टोल कितना 0.5, तो 0.3 और 0.5 करेंगे तो 0.8 होगा। तो साइस्टोल कितना 0.3 और बचा हुआ एक भी याद रहेगा साइस्टोल, पहला वाला 0.3 है तो दूसरा 0.5 ही होगा। लब जो है पहला हार्ट साउंड क्या है, हार्ट साउंड लब था ड्यू टू क्लोज ऑफ एट्री वेंट्रिकुलर वेल्व, एट्री वेंट्रिकुलर वेल्व जो होता है जब क्लोज होता है तो लब साउंड होता है। डब साउंड जो होता है सेकेंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वर्ब, तो सेमी लूनर वर्ब के क्लोज होने के कारण डब साउंड प्रोड्यूस होता है, लब डब हार्ट आवाज करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकुलर क्लोज ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स जितना ब्लड पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml पंप करता है, कितना 70 ml पंप करता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड जो है पंप होता है पर मिनट कार्डियक आउटपुट। सीओ कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं? एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू एचआर करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट 70 इंटू 72 तो कितना हुआ 5040 मिलीलीटर, मतलब टोटल वो 5 लीटर के बराबर अप्रोक्सीमेट होता है। फिर ईसीजी हार्ट का चेक कराते हैं हम लोग, ईसीजी करवाते हैं हार्ट रेट। टाइप ऑफ मशीन, machine electrocardiograph is used to obtain an cardiogram. Electrocardiograph is the type of machine electrocardiograph is used to obtain electrocardiograph ओपन करने के बनाने के लिए electrocardiograph यूज करते हैं। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का। विलियम एंटविन इन्वेंटेड ईसीजी, तो डब्ल्यू जो है विलियम एंथोविन
जो है ईसीजी का डिस्कवरी किए थे। कौन किया था? विलियम एंटोवन। विलियम एंटोवन ने ईसीजी का डिस्कवरी किया था। इसने किया था विलियम एंटोवन ने। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सा डिसऑर्डर होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक कैसे आता है? व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई जब सही मात्रा में नहीं हो पाता है तो हार्ट का मसल जो है सडनली डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक बोलते हैं। फिर हार्ट फेलियर अलग होता है। हार्ट फेलियर इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट फेल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द ब्लड। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है? जितना ब्लड पंप करना रहता है उतना पंप जब नहीं कर पाता हार्ट, तो उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। कार्डिक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक अरेस्ट। जब हार्ट क्या कर देता है? स्टॉप बीटिंग कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग उसको क्या बोलते हैं? कार्डिक अरेस्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 180 बटा 120 बटा 80 mmHg जो होता है। Hg मर्क्यूरी यहाँ पे होता है, ये इस जगह पे मर्क्यूरी होता है। तो ये ब्लड प्रेशर होता है। 120 डायस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर इन आर्टरी एज प्रेशर इन वेन इज वेरी लेस। तो ब्लड प्रेशर हमेशा किस में नापा जाता है? आर्टरी में। वेन में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज 140 बटा 90 और हाइयर इट्स सो हाइपर टेंशन। तो 140 और से लेके 140 साइस्टोल और 90 अगर डायस्टोल हो जाए तो समझ जाए इसको हाई ब्लड प्रेशर है। इसको हाइपरटेंशन भी बोलता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट ब्रेन किडनी डिजीज। तो हार्ट ब्रेन किडनी डिजीज हो जाता है किससे? इससे हाई ब्लड प्रेशर से कौन सा बीमारी हो जाता है? हार्ट भी फेल हो सकता है, ब्रेन वाला भी दिक्कत हो सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकता है। तो ज्यादा टेंशन लेने से किडनी भी खराब हो सकता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, coronary artery disease often referred to a atherosclerosis affected the vessel that supply blood to the heart muscle। तो coronary artery disease में क्या होता है? फैट जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है जाम हो जाता है जिसके कारण से ब्लड का सप्लाई अच्छा से नहीं हो पाता है, तो उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इससे हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। उसके बाद इट इज कॉज ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में नैरो कर देता है, उसके कारण से। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट बाय क्रिश्चियन बर्नर्ड कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को। 1967 को क्रिश्चियन बर्नर्ड जो था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया बाय P वेणुगोपाल। 1994 में P वेणुगोपाल ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ये हार्ट चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है नर्वस सिस्टम। एक एक करके नर्वस सिस्टम भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे।